स्टूडेंट। आज हम संस्कृत ग्रामर में समास का अध्ययन करेंगे। समास के बारे में आपने पिछली क्लासेस के अंदर वैसे पढ़ रखा है, लेकिन सबसे पहले समास में आप देखिए इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मीन होता है कि जो समास पद है वह उसकी रचना किन पदों से मिलकर हुई है, वो कैसे बना है। तो आप इसकी व्युत्पत्ति देखिए। सम उपसर्ग अस धातु और ज्ञ प्रत्यय के योग से मिलकर समास पद बना है, ये इसकी व्युत्पत्ति थी। नेक्स्ट देखिए समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने का मीन होता है छोटे रूप में प्रस्तुत करना। जैसे विद्या का आलय, अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ तो इस विद्या के आलय को मैं विद्यालय पद लिख सकती हूँ। तो विद्यालय क्या हुआ? इसका संक्षिप्त रूप हुआ, अर्थात छोटा करना। तो समास का अर्थ क्या होता है कि जो भी बड़ी विषय वस्तु है, जो भी पद है बड़ा, उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट इसमें देखिए आप इसकी परिभाषा। जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है तब वह समास कहलाता है। जब अनेक पद मिलकर एक पद, आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, उसमें कुछ पद हमारे ऐसे आए थे, जैसे नवरस पद आया था। तो नवरस पद का समास विग्रह क्या था? नवा नाम रसा नाम समाहारा। तो यहाँ पर नवा नाम रसा नाम समाहारा, ये तीन पद, इन तीनों पदों को जोड़कर हमने एक नया पद बनाया। क्या पद बनाया था? नवरस। तो नवरस ये एक नया पद बना जो छोटा पद था, तो यह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो समास की डेफिनेशन यही है कि जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है तब वह समास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप समास के भेद। संस्कृत के अंदर समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। मुख्य रूप से अर्थात प्रधान रूप से चार भेद होते हैं। और वो चार भेद कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड बहुव्रीहि समास और फोर्थ है द्वंद्व समास। ये चारों हमारे मुख्य रूप से समास के भेद थे। तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। अतएव समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय बताया गया है और कर्मधारय का ही एक भेद आपको द्विगु समास बताया गया है। तो सामान्य रूप से समास के कितने भेद हुए? 6। अगर आपसे मुख्य रूप से समास के भेद पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे 4, लेकिन अगर आपसे सामान्य रूप से समास के भेद पूछते हैं कि कितने होते हैं, तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। और ये आपको लर्न रहना चाहिए कि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आज हम हमारा जो फर्स्ट समास के जो हमने भेद पढ़े हैं अभी, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो उनमें से आज हम पहला भेद पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आप पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद मीन्स पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ है मुख्य होता है। मुख्य से मतलब यही है कि आप इसके पूर्व पद से ही इसकी आइडेंटिफाई, इसकी पहचान करें कि ये समास कौन सा है, और उसी के आधार पर समास विग्रह किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए इसी में कि इस समास का प्रथम पद मीन्स पूर्व पद अव्यव और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द आपको पता ही है क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे सीता, ये व्यक्ति का नाम है सीता, गीता, या कोई वस्तु है, कलम है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद तो हमारा क्या होगा? अव्यव, और दूसरा पद जो होगा हमारा वह होगा संज्ञा शब्द। आगे देखिए इसी क्रम में समास के दोनों पद कौन सा? पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर अव्यव होता है। समास आप जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो अव्यव हो, तत्पुरुष हो, उसमें 2 पद होंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि समास का जो भी है, समास जो भी जिससे भी मिलकर बना है, उसमें पहला पद भी होगा और
दूसरा पद भी होगा, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों के योग से समास बनेगा और अवयवी भाव समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद मिलकर एक अवयव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इस समास का समस्त पद नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। जब हमने समास विग्रह किया और समास विग्रह से हम समस्त पद का मीनिंग है कि उस पदों को जोड़ेंगे तो वो पद जोड़ने पर नपुंसकलिंग के एक वचन में बनेगा। नपुंसकलिंग के एक वचन में जैसे फलम पद है तो फलम के अकॉर्डिंग ही वह पद हमारा निर्मित होगा और हमेशा एक वचन में बनेगा। तथा अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। अगर कोई समस्त पद में ऐसा पद आ रहा है जो जिसमें दीर्घ ई की मात्रा आ रही है या कोई दीर्घ स्वर है, चाहे वो आ हो, तो वो ह्रस्व में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ आपको, नदी में दीर्घ ई की मात्रा आती है, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे अवयवी भाव समास में तो वो दीर्घ ई ह्रस्व ई अर्थात छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हमने जो ये अवयवी भाव समास की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा अधि। अधि क्या है? अवयव पद है। अधि का जो प्रयोग होगा वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होगा। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अर्थात अधि पद के साथ में जो पद जुड़ा हुआ होगा उस पद में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। दूसरी एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अधि जो अवयव है, अवयवी भाव समास में जितने भी अवयव आप पढ़ोगे उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ वैसे लिखा हुआ है कि कौन सा अवयव किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये अर्थ हमें लर्न होना चाहिए क्योंकि हम इन्हीं अर्थों के आधार पर इसका समास विग्रह करते टाइम इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी अधि का बताया आपको कि सप्तमी विभक्ति अर्थ में, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अधि हरि, ठीक है। अब यहाँ अधि जो पद है, अभी आपको जस्ट बताया कि अधि पद के योग में सप्तमी विभक्ति आएगी, लेकिन सप्तमी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होगी? अधि के साथ में जो पद प्रयुक्त हो रहा है अर्थात हरि पद में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हरि पद का सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनता है? हरौ, एक वचन के अंदर हरौ पद बनता है तो हरौ इति। हरौ इति का अर्थ क्या हुआ? हरि में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, अध्यात्मम। अधिधन आत्मम, यहाँ यर्ण संधि भी हो रही है तो आत्मम, आत्मन पद में यहाँ कौन सा है? नकारात्मक किया गया है, नकारात्मक आ रहा है। आत्मन में न जो है वो न व्यंजन से अंत हो रहा है, तो यहाँ पर आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है आत्मनि। जैसे राजन पद का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? राजनी। इसी तरह से आत्मनि इति, आत्मा में। अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर पढ़ाया था कि नपुंसकलिंग के एक वचन में पद बनेगा जो हमारा समस्त पद है। यहाँ आपका एग्जाम्पल का उस को यहाँ क्लियर हो रहा है ये कि हमारा समस्त पद किस में आया? नपुंसकलिंग में आया है। इसी तरह से एक और देखिए एग्जाम्पल, अधिमालम। माला, माला स्त्रीलिंग में आ रहा है लेकिन यहाँ पर समस्त पद किस में बना है? नपुंसकलिंग के एक वचन में अर्थात फलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ इसका समास विग्रह क्या होगा? सप्तमी विभक्ति में मालायाम इति। लता के रूप देखिए आप, लता में सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? लतायाम। उसी तरह से मालम में मालायाम इति, माला में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अधिकन्यम। अधिकन्यम, यहाँ कन्या, तो कन्या शब्द स्त्रीलिंग में आता था लेकिन समस्त पद हमारा किस में बना? नपुंसकलिंग के एक वचन में, फल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा कन्यायाम इति, कन्या में। तो आज हमने ये अवयवी भाव समास के फर्स्ट जो अवयव लिया था अधि, लेकिन अभी हमारा अवयवी भाव समास कंप्लीट नहीं हुआ। इसके और भी अवयव हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज का होमवर्क यही है कि आज जो मैंने आपको समास की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, समास के भेद और अभी अवयवी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको जो पढ़ाए हैं वो एज इट इज़ आपको संस्कृत ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करना है, उन्हें नोट डाउन करना है। बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखोगे आप, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। एज इट इज़ आपको उसमें कॉपी करना है संस्कृत ग्रामर की नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।